डी कॉम पार्ट 2 हमारी जो 11वीं इस्तिलाह है उसका टॉपिक है पैदाइश दौलत या प्रोडक्शन। आम तौर पर हम पैदाइश दौलत से मुराद क्या लेते हैं कि कोई भी नई चीज़ को पैदा करना, किसी भी नई चीज़ को वजूद में लाने को हम पैदाइश दौलत का नाम देते हैं। लेकिन मुआशरात में ऐसा समझना जो है वो गलती है, क्योंकि साइंसी कानून जो है, कानून बकाए मादा के तहत ना तो हम किसी चीज़ को पैदा कर सकते हैं और ना ही हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। बल्कि क्या होता है कि पैदाइश दौलत से मुराद हम मादा को पैदा नहीं करते, बल्कि क्या है कि उसकी अफादियत में किसी तरह इजाफ़ा करते हैं। तो लिहाजा इस तरह से हमें मालूम हुआ कि मुआशरात में पैदाइश दौलत से मुराद क्या है, किसी चीज़ में की कदर में इजाफ़ा करना। मिसाल के तौर पर जैसे जंगल से जब लकड़हारा जो है वो लकड़ियाँ काट कर बाज़ार लाता है तो लकड़ी जो है वो उसके अफादा में इजाफ़ा हो जाता है, और जब उसे हम लकड़ी से फ़र्नीचर बनाने लग जाते हैं तो अफादा में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। तो इस मिसाल से वाज़े क्या हुआ कि बढ़ई ने लकड़ियों को पैदा तो नहीं किया, लेकिन क्या किया, उसको फ़र्नीचर बनाया, उसकी कदर में और अफादा में इजाफ़ा कर दिया। इसी का नाम जो है वो क्या कहलाएगा, पैदाइश दौलत या प्रोडक्शन का अमल जो है। तो अशिया की जो है वो हम दर्जा ज़ैल तरीक़ों से अफादा बढ़ा सकते हैं, यानी 3 तरीक़ों से। अशिया की शक्ल बदल कर, अशिया की जगह बदल कर, अशिया का वक्त बदल कर। अशिया की शक्ल बदल कर हम कैसे उसका फ़ायदा बढ़ा सकते हैं? मसलन उस चीज़ को बेहतर शक्ल देकर हम उसका फ़ायदा बढ़ा सकते हैं। मसलन जैसे धागा है, इससे कपड़ा बना लिया जाए, अगर मिट्टी है उससे हम बर्तन बना लिए, यानी हमने उस चीज़ को बेहतर शक्ल दे दी। इस किस्म के अफादा को हम जो है वो तब्दीली को अफादा शक्ल कहते हैं। नंबर 2 पे मैंने बताया कि अशिया की जगह बदल कर, कि अशिया को फरावानी वाले इलाके से कामयाबी वाले इलाके में जब हम लाते हैं तो उसका फ़ायदा बढ़ा देते हैं। मसलन जैसे फल फ्रूट जो है वो बागों में तोड़कर जो है वो हम मंडियों में ले आएँ, तो इस किस्म की तब्दीली को हम अफादा मकाम कहते हैं। और तीसरी है अशिया का वक्त बदल कर, कि अशिया को अगर फरावानी वाले दौर में से निकाल कर किल्लत वाले दौर में ले आएँ, कम ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत के वक्त तक तो महफूज कर लिया जाए, तो उसका फ़ायदा बढ़ जाता है। मसलन लकड़ी का जो है कोयला मौसम गर्मा में भी अपने अंदर फ़ायदा रखता है, लेकिन कम। अगर उसे मौसम सरमा तक महफूज कर लिया जाए तो उसका फ़ायदा जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इस किस्म की तब्दीली को हम अफादा वक्त कहते हैं। तो इस लिहाज से प्रोडक्शन या पैदाइश दौलत जो है वो हम 3 तरीक़ों से उसकी अफादियत में इजाफ़ा करके बढ़ा जाते हैं। मसलन अशिया की शक्ल बदल कर, अशिया की जगह बदल कर, अशिया का वक्त बदल कर। तो इसको हम कहते हैं पैदाइश दौलत या प्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारी टर्म आती, उसको हम कहते हैं सर्फ़ दौलत या कंजप्शन। आम बात अगर हम इसके बारे में पूछें तो इसका मतलब है सर्फ़ दौलत से मुराद किसी चीज़ को इस्तेमाल करके उसके वजूद को ख़त्म कर देना है। लेकिन हम उस पर निगाह डालें तो मालूम क्या होता है कि कानून बकाए मादा के तहत ना तो हम मादा को पैदा कर सकते हैं और ना उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए जो कुछ हम कर सकते हैं वो ये है कि वो सिर्फ़ ये है कि एक शय को इस्तेमाल में लाकर उसकी शक्ल बदल देते हैं, और इस तरह उस शय का बुनियादी वस्फ़ अफादा तो एक दफ़ा ख़त्म हो जाता है या आहिस्ता आहिस्ता घटता रहता है, यहाँ तक कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मगर जब हम शय को फ़ना नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पर जब हम चूल्हे में लकड़ियाँ जलाते हैं तो हम समझते हैं कि वो ख़त्म हो रही हैं, मगर ऐसा नहीं है। बल्कि क्या है कि लकड़ियाँ जब जलती हैं तो सिर्फ़ उनकी ज़ाहरी शक्ल बदल जाती है, उसका कुछ हिस्सा कार्बन बन जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो राख में तब्दील हो जाता है, मगर वो लकड़ियाँ इस दुनिया से फ़ना नहीं होती। तो इसीलिए हम सर्फ़ दौलत से मुराद क्या है कि किसी शय के वजूद को ख़त्म करना नहीं, बल्कि उसके फ़ायदा को ख़त्म करना है। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल जो है एक माशरादान, उसकी नज़र में क्या है कि किसी शय या खिदमत का एक बार मुसलसल या वक्फ़ा के साथ इस तरह इस्तेमाल करना कि उसकी इफ़ादियत बाकी ना रहे, सर्फ़ दौलत या कंजम्पशन कहलाता है। अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो इसमें हमें कुछ निकात नज़र आते हैं। मसलन अफादियत का ख़त्म होना, कि अशिया और खिदमात के अफादा को ख़त्म करना सर्फ़ दौलत कहलाता है। मसलन जब हम सेब खाते हैं तो सेब का वजूद ख़त्म नहीं होता, बल्कि उसकी अफादियत ख़त्म हमारे लिए हो जाती है। इसी तरह से नंबर 2 पे इसकी जो नुक्ता निकलता है वो है दौरान इस्तेमाल अफादा का ख़ात्मा, कि अगर किसी शय का फ़ायदा दौरान इस्तेमाल ख़त्म हो जाए तो वो
تو وہ صرف دولت کہلاتا ہے. لیکن اگر ہم کسی شے کو استعمال نہ کر رہے ہیں اس کے باوجود اس کا افادہ ختم ہو جائے تو وہ صرف دولت نہیں کہلائے گا. مثلاً ہمارا کچھ سامان جو ہے وہ آگ بجلی کے تاروں کی وجہ سے آگ لگنے سے فرنیچر وغیرہ جل جائے، راکھ ہو جائے، اس کا افادہ ختم ہو جائے تو اس کو ہم صرف دولت نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کو ہم نے دوران استعمال نہیں کیا، افادہ ختم نہیں کیا، بلکہ یک لخت اس کا جو ہے وہ ختم ہو. تو افادہ کا فوراً یا بتدریج ختم ہونا، کہ اشیاء یا خدمات کا افادہ فوراً بھی ختم کیا جا سکتا ہے اور بتدریج بھی. مثال کے طور پر جب ہم پانی پیتے ہیں تو اس کا افادہ فوراً ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس جب ہم ایسی اشیاء جن کو استعمال کرنے سے افادہ اس کا بتدریج ختم ہوتا ہے، مثلاً جیسے ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، فرنیچر وغیرہ. تو اس لحاظ سے یہ 3 نکات ہمارے سامنے آئے کہ جو ہے وہ پہلا ہمارا جو نقطہ ہے وہ ہے افادیت کا ختم ہونا، نمبر 2 پہ ہے دوران استعمال افادہ کا ختم ہونا، اور نمبر 3 پہ ہے افادہ کا فوراً یا بتدریج ختم ہونا. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے صرف دولت کی اقسام. تو یہ صرف دولت کی 3 اقسام ہمارے سامنے آتی ہیں کہ براہ راست یا غیر پیداوار صرف دولت، نمبر 2 بالواسطہ یا پیداوار صرف دولت، نمبر 3 ضیاء پذیر صرف دولت. اب براہ راست یا غیر پیداوار صرف دولت سے کیا مراد ہے کہ اگر کوئی شے یا خدمت براہ راست کسی خواہش کو پورا کرے تو ایسی صرف دولت کو ہم براہ راست صرف دولت کہتے ہیں. مثلاً روٹی کا کھانا ہے، قمیض کا پہننا ہے، پانی کا پینا ہے. براہ راست صرف دولت کو غیر پیداوار صرف دولت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے صرف سے پیدائش دولت میں اضافہ نہیں ہوتا. نمبر 2 پہ آ جاتا ہے بالواسطہ یا پیداوار صرف دولت، کہ یہ چیزیں براہ راست ہماری ضرورت پورا کرنے کی بجائے کسی ایسی شے کی پیداوار میں مدد دیتی ہیں جن کو صرف کر کے ہم اپنی خواہشات کی تسکین کرتے ہیں. تو ایسی اشیاء کا صرف بالواسطہ صرف دولت کہلاتا ہے. مثال کے طور پر کپڑا تیار کرنے کی مشین ہمارے براہ راست استعمال میں نہیں آتی، بلکہ بالواسطہ، کیونکہ اس مشین سے ہم پہلے کپڑا تیار کرتے ہیں، پھر اس کپڑے سے ہم اپنا لباس بناتے ہیں، اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. تو ایسی صرف دولت کو پیداوار صرف دولت بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی مدد سے پیدائش دولت میں اضافہ ہوتا ہے. تیسرا ہے ضیاء پذیر صرف دولت. مثال کے طور پہ بعض اشیاء کا افادہ کسی حادثہ میں، مثلاً جیسے آگ لگ جاتی ہے، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، تو اسے ہم کہتے ہیں ضیاء پذیر صرف دولت. مثال کے طور پر مکان ابھی تعمیر ہی کیا تھا ہم نے، اس کو آگ لگ گئی اور یہ تباہ ہو گیا. تو اس لحاظ سے صرف دولت کی کتنی اقسام ہوئی؟ 3. براہ راست یا غیر پیداوار صرف دولت، بالواسطہ یا پیداوار صرف دولت، اور نمبر 3 پہ ضیاء پذیر صرف دولت. تو اس کو پڑھیں اور دیکھیں. اس کو نہیں سمجھ آتا بیٹا تو مجھے بتائیں، میں آپ کو دوبارہ اس کو ریوائز کروا دوں گی. تھینک یو.